जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और मेरे सभी एएलपी और टेक्नीशियन के शेर और मेरी सभी गुड़ियाएँ एकदम शानदार बेहतर तैयारी में जुटे हुए हैं। कई बार आप सभी को देखो मेरे मुँह से सुनने को मिलता है कि सिलेक्शन लेना ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ना ही बहुत ज़्यादा आसान है। अगर बहुत ज़्यादा आसान होता तो भई हर आदमी सिलेक्टेड घूमता, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता तो फिर कोई सेलेक्ट नहीं होता। अब जो सेलेक्ट हुए हैं, भाई पढ़ाई उन्होंने भी की है, सिलेक्शन उनका भी हुआ है, यानी कि सिलेक्शन लिया तो जा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सेलेक्ट होते हैं, उनके अंदर कुछ गुण अलग होते हैं और उन गुणों में शामिल रहती हैं वही मैं जो आपको हमेशा याद दिलाता रहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, वो खुद की पढ़ाई करते हैं और खुद की पढ़ाई का मतलब वो रिवीजन बहुत अच्छा करते हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। और पता है, एक जो नॉन सेलेक्टेड बच्चा होगा उसमें और उसमें फ़र्क इतना सा है बस। ये क्या फ़र्क है? ये है मॉक टेस्ट ना लगाने का सबसे बड़ा फ़र्क, रिवीजन ना करने का सबसे बड़ा फ़र्क। पढ़ सब रहे हैं, लेकिन रिवीजन सब नहीं करते, मॉक टेस्ट सब नहीं लगाते। और यही चीज़ें एक सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड में बस अंतर करती हैं। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, मैं लिखता हूँ। कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ ज़रूरी काम था, माफ़ी चाहूँगा। परसों की क्लास से एक सवाल, और परसों हमने क्या पढ़ा था? तापमान। मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, मुझे आप सभी बताइए कि 0 केल्विन को कितना डिग्री सेंटीग्रेड कहा जा सकता है? 0 केल्विन को कितना डिग्री सेंटीग्रेड कहा जा सकता है? -273, केवल 273, सी ऑप्शन 277 और डी ऑप्शन -0। बताओ कि 0 केल्विन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड कहा जा सकता है? बताइए आप सभी लोग। तो सभी एक बार इस प्रश्न का जवाब दें ताकि पता लगे कि आप सभी रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं। और कल तो मैंने आपसे आशा भी की थी कि आप सभी समय का सदुपयोग करें और रिवीजन करें। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं और अभी तक तो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी आंसर 95% आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। 90 से 95% आंसर लगभग सही ही हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं प्लस और माइनस को लेके। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी केल्विन में टेम्परेचर दे और डिग्री सेंटीग्रेड में बदलवाए तो 273 घटा देना है, और 0 में से 273 घटाओगे तो माइनस के 273 बचेगा, माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अब चलते हैं हम लोग ऊष्मा एवं तापमान की आगे की कहानी पर। और अभी तक हमने तापमान की एक अच्छी खासी अवधारणा सीख ली कि टेम्परेचर क्या होता है। आइए अब जानते हैं जरा ऊष्मा के बारे में बड़े बढ़िया तरीके से। ऊष्मा क्या होती है? हीट क्या होती है? देखिए, ऊष्मा क्या है? जैसे मान लो मैंने किसी वस्तु को के नीचे आग जलाई। मान लो ये लोहे की रॉड है और मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से समझना, इसके नीचे आग जलाई। मैंने इसके लिए आग जला दी नीचे इसके, ठीक है। अब क्या होना शुरू होगा? जैसे ही मैं आग जलाऊंगा ये गर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक। ये लोहे की रॉड है और जैसे ही मैंने इसके नीचे आग जलाई, यानी इसे हीट करना, हीट मत कहिए, आग जलाई बस इतना मानो, तो ये क्या हो जाएगी? गर्म होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जब हम कह रहे होते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म हो रही है तो इस बात का तात्पर्य क्या है? आखिर उस वस्तु में क्या हो रहा है ऐसा? भाई अगर मैं कहूँ कोई वस्तु खिंच रही है तो मुझे समझ में आता है उसकी लंबाई बढ़ रही है। मैं कहूँ कोई वस्तु दब रही है तो मुझे समझ में आता है उसकी लंबाई कम हो रही है। तो ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि ये लोहे की रॉड गर्म हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है समझेंगे कि देखिए, ठोस के जो अणु होते हैं ना, या किसी के भी अणु, किसी के भी मॉलिक्यूल
उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो लगातार ना कंपन करते हैं। जैसे ये अणु है और ये अणु है, ये अणु है, ये किससे मिलकर बनी है? अणुओं से मिलकर बनी है। और दूर नहीं बनाएंगे, ठोस के अणु तो चूंकि नज़दीक होते हैं, तो ठोस के अणु एक दूसरे के बड़े नज़दीक नज़दीक होंगे, ऐसे करके। ऐसे ही बहुत सारे अणु होंगे। तो जैसे ही तुम आग देना शुरू करोगे, गर्म करना शुरू करोगे, तो गर्मी का मतलब है कि इसके अणु जो है कंपन करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। देखो, वाइब्रेशन तो इनके बीच में पहले भी थी। हर एक अणु कभी रुका नहीं होता, वो हमेशा ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन जैसे तुमने टेम्परेचर दिया, ये ज़्यादा वाइब्रेट होना शुरू होगा। तुम और टेम्परेचर दोगे, और तेज वाइब्रेट होना शुरू होगा। और तेज दोगे तो ये और ज़्यादा तेज वाइब्रेट होना शुरू होगा। बस इसी चीज़ को तुम कहते हो कि वो वस्तु गर्म हो चुकी है, उस वस्तु में हीट जा चुकी है। मॉलिक्यूल्स, अणु कितना ज़्यादा कंपन कर रहे हैं, इसी बात को तुम क्या कहते हो? हीट कहते हो। ठीक है, मान के चलो भाई, तुमने इसको हीट कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, और इसके नीचे से आग हटा दी। फिर तुमने तुरंत ही क्या किया? यार भैया हरीश, यार एसी तो थोड़ी कम कर लो यार। मान लिया तुम शिमला का आनंद लेना चाहते हो यार, मुझे तो बचा के रखो। अब मान के चलो कि तुमने इस गर्म वस्तु के संपर्क में एक ठंडी वस्तु ला के रख दी, ठीक है, जिसका तापमान कितना है भाई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा? क्योंकि ये भी मान लो ठोस है, हो कुछ भी सकती है, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ कि ये भी ठोस है, तो क्या होगा कि देखो, इसके और इसके अणुओं के बीच में होगा इंटरेक्शन। तुम ये मत सोचना भैया अणु बाहर कैसे निकल जाएंगे। अरे पूरी सतह जो है ना, वो अणु ही होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स ही होता है हर एक सतह। और ये तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए एक एक बनाया, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होते हैं। सतह से सतह का संपर्क होगा, तो सतह के मॉलिक्यूल इस सतह के मॉलिक्यूल के संपर्क में आ जाएंगे, है ना। अब ये मॉलिक्यूल बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, जन 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 जन, बहुत बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। अब इसने जब इससे बार बार टकराएगा, इससे बार बार टकराएगा, तो ये अणु भी वाइब्रेट होने लगेगा। और सुनो, ये कब तक वाइब्रेट करता रहेगा इसको? जब तक दोनों बराबर कंपन ना करने लगे। और जैसे ही ये बराबर कंपन करने लगेंगे, तब ना ये इसको फालतू वाइब्रेट करेगा, ना ये इसको करेगा, है कि नहीं। और बराबर क्या होगा भाई इसमें? तो बराबर कैसे निकालोगे? आप निकाल लो 50 और 10 का औसत। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत कितना आ जाएगा इसका? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि देखो, ये जो रॉड थी जो गर्म थी, ये 50 से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा इसको दी है, हीट इसको दी है, तो ये 30 पे आ जाएगी। और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो यहाँ कमी हुई है, वो यहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या अब तुम्हें समझ में आया है कि क्या होती है ऊष्मा, और जब हम दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है ऊष्मा का प्रवाह? आज तक सुना तो बहुत होगा कि भैया ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है जब एक गर्म और ठंडी वस्तु को मिलाया जाता है। लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा कि आखिर यार प्रवाह हो रहा है, बह क्या रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा क्या रही है। आशा करता हूँ आज बेहतर तरह से समझ पाए होगे कि ऊष्मा प्रवाह क्या होता है। और आगे से कभी तुमसे कोई कहेगा ऊष्मा प्रवाह, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा ये हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इतना समझ गए हो तो मैं सब कुछ इससे लिखना शुरू करूं, और जो पेपर में आता है वो आपको बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले ऊष्मा की परिभाषा लिखते हैं। ऊष्मा क्या है? अब देखो, ये तो पेपर में कहीं नहीं पूछेगा कि अणु वाइब्रेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो हमारे समझने के लिए है। पेपर में जो आएगा उसको लिखते हैं। आपसे पूछेगा ऊष्मा क्या है, तो आप कहोगे कि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा, या ऐसे लिखो, एक ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। हैं? कहीं ऊर्जा को तो नहीं भूल गए? ऊर्जा क्या होती थी? एनर्जी क्या होती थी? कोई भी वस्तु अगर अपनी जगह से हिलडुल पा रही है तो हम उसको ऊर्जामान वस्तु कहते थे। गतिज ऊर्जा हुआ करती थी, है ना। तो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। देखिए, ऊर्जा बहुत सारे तरह के से दी जा सकती है किसी भी वस्तु को। कोई आदमी ऊष्मा दे के ऊर्जा देगा, हो सकता है कोई आदमी उसमें काम करके ऊर्जा दे दे। स्प्रिंग को मैं खींच के ऊर्जा देता हूँ। तो ऊर्जा देने के ढेरों तरीके हैं।
उनमें से एक तरीका ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा जाएगा, बेसिक सा सवाल है कि जब एक ठंडी और गर्म वस्तु को मिलाते हैं तो आखिर वो कौन सा कारण है, आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है। तो आप कहोगे ये है ताप का अंतर, टेम्परेचर का डिफरेंस। मैं सही कह रहा हूँ भाई, ताप के अंतर की वजह से ही तो ऊर्जा इधर से इधर गई है। ऊष्मा कह लो ऊर्जा कह लो एक ही बात है, आप समझ गए होंगे। हीट कहो चाहे एनर्जी कहो, जब ताप समान हो गए कोई अंतर नहीं रहा। जब दो चीजें समान है तो अंतर किस बात का, तो ताप का कोई अंतर ही नहीं है तो ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। समझे? तो आप क्या कहोगे कि ऊष्मा प्रवाह तापांतर के कारण होता है, तापांतर के कारण होता है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कि हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि भैया हीट ना टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। इतना समझ में आया, एक बार थम्स अप करेंगे। सर जी आपने एलपी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट ट्रिक बताइए। यार पंकज देखो, अगर बहुत कम में समझाऊं मैं आपको, वैसे तो अगर मैं स्ट्रेटजी पूरी बताने लगूं तो शायद एक वीडियो लानी पड़े 10-1 मिनट की, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं ना कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो कहीं से भी। जैसे मैं मानता हूं कि अगर आप मेरी क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। ऐसे ही हर एक विषय के कॉन्सेप्ट पढ़िए। दूसरा आपको करना है बहुत अच्छे से रिवीजन, मतलब कॉन्सेप्ट तो देखो सब पढ़ रहे हैं, क्लास सब ले रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा था रिवीजन कोई नहीं करता। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आपको सिखा दिया समझा दिया, आपको यहाँ समझ में आ गया, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें 3 महीने तक भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा। हमारी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है दिमाग की, हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है चीज़ों को। उसे याद दिलाओ बार बार कि भैया ये काम की चीज़ है, इसे याद रख। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाओ, वहाँ से नए नए सवाल मिलते हैं। जो आप जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, हर एक एग्जाम के साइंस के, वहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तरीका पता लगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इतना कर लो, रेगुलर कर लो, रेगुलरिटी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मा प्रवाह तापांतर के कारण होता है। आपसे पूछेगा ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक यानी कि यूनिट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो है इसकी जूल। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो ऊष्मा क्या है, एक तरह की ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक सबका जूल होता है। ये फायदा होता है गहराई में पढ़ने का कि तुम्हें रटना कम से कम पड़ता है। अच्छा अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे हम, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी कैलोरी। ठीक है, सीजीएस यूनिट है कैलोरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन भी आपसे भी याद रखेंगे, और रिलेशन क्या है कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मोटा मोटी तुम इसको ये मान लेते हो 4.18 को 4.2, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, वेरी गुड। तो ये हो गया किसके बारे में, ऊष्मा के बारे में एक जानकारी, अच्छी जानकारी, जितने से सवाल भी बनते हैं। एक बार इसको नोट करें, नोट हो जाए तो कृपया हम सब कर देंगे और फिर हम आगे चलें। और कुछ देखें ऊष्मा कितने प्रकार की होती है। लग रहा है थोड़े कमेंट लेट है, देखो एक बार रिफ्रेश करके। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का नोट हो गया, गुड। आगे देखें, अब कहेंगे हम ऊष्मा के प्रकार, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है। तो बड़ा कंफ्यूजन आपको रहता है,
विशिष्ट ऊष्मा में, गुप्त ऊष्मा में। आज इनको अच्छे से समझेंगे। टाइप्स ऑफ हीट। देखो, तो ऊष्मा के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा, और देखो ऐसा नहीं है कि एक ऊष्मा को कई हिस्सों में बांट दिया, यानी एक ऊष्मा है उसके 3 हिस्से कर दिए, नहीं। ऊष्मा एक ही है। जब वो कुछ अलग गुण लेके चल रही है उसका नाम कुछ अलग बोल दिया, कुछ अलग गुण लेके चल रही है उसका नाम कुछ और बोल दिया, इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले समझिए आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली टर्म है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अब देखो, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मान के चलिए कि आपके पास ये एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान जो है वो है 1 ग्राम। मैं खुद से 1 ग्राम ले रहा हूं, इसका द्रव्यमान है ना, इंटेंशनली मैं 1 ग्राम ले रहा हूं। मैंने 1 ग्राम इसका द्रव्यमान लिया और मैंने इसका ताप मापा, तो मान लो ये ताप मिला मुझे भाई 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम कुछ भी लिख लो, इसको 15 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि जब मैंने शुरू में इसको उठाया तो मुझे मिल गए भैया ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको आग लगा दी, इसमें नीचे आग लगानी शुरू की, और मैंने तब तक आग लगाई, मैंने लगातार थर्मोमीटर लगाता रहा मैं, कि जब तक इसका बस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना बढ़ जाए। और जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा, मैंने इसको ऊष्मा देनी बंद कर दी, मैंने हीट देनी बंद कर दी। ये क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। तो किसी 1 ग्राम की वस्तु को मैंने बस इतनी हीट दी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। बस इसी ऊष्मा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और परिभाषा आप क्या पढ़ते हो, जो बात मैंने यहां बोली है बस उसको शब्दों में लिख दें तो आप ये कहोगे कि भाई किसी 1 ग्राम की, किसी 1 ग्राम की वस्तु का ताप, की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, जो ऊष्मा लगती है, यानी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऐसे समझ लेंगे। यानी कि आप कहोगे द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब देखो इससे सवाल क्या पूछा जाएगा, भाई चलो इसको तुम कहीं एस से दिखाते हो, सी से दिखाते हो। मान लो इसको हम कहीं एस से दिखा रहे हैं, सी से भी दिखा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, एस से दिखाओ, सी से, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो कि भैया इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो देखो यूनिट है इसकी कितनी ऊष्मा लगी। हम बस मात्रक में ये देख रहे होते हैं भाई कितनी ऊष्मा लगी। मात्रक क्या करता है, उस वस्तु के माप के बारे में बताता है। तो आप ये देख रहे हो कि कितनी ऊष्मा लगी, किसमें, कैलोरी में। भाई जूल में क्यों नहीं, क्योंकि तुम देखो डिग्री ग्राम ले रहे हो। अगर तुम ग्राम ले रहे हो, ध्यान देने की बात है, तो तुम सीजीएस यूनिट में चल रहे हो, और सीजीएस यूनिट में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। तो अगर ग्राम लोगे तो तुम्हें यहाँ कैलोरी लिखना पड़ेगा, कैलोरी पर ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मात्रक हो गया। अब एक भाई क्या कहेगा मुझसे कि भैया मैं तो नहीं ले रहा हूं ग्राम में, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं तो इसको किलोग्राम में ले रहा हूं, क्या उससे कोई परिवर्तन होगा। मैं कहूंगा देखो दोस्त, अगर तुम किलोग्राम में लोगे ना तो तुम यानी कि एसआई पद्धति में पहुंच गए हो, एमकेएस कहो या एसआई कहो। अब एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति कहिए, एसआई पद्धति में तुम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लोगे, एसआई पद्धति में तापमान को कहोगे केल्विन में। हो सकता है वो वस्तु मान लो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 और 275 285, मान लो 285 केल्विन पे थी, तुमने उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 286 केल्विन पे आ गई। जो ऊष्मा लगी, जो हीट लगी, अब तुम इसको किस में लोगे, एसआई पद्धति में लोगे। तो एसआई पद्धति में
क्या मात्रक हो जाएगा, बस मात्रक का अंतर आ जाएगा कि जूल में ले लोगे। अब तो तुम क्या कहोगे, या तुम इसको ऐसे भी पढ़ते हो किसी किसी बुक में, कौन सा सही है, दोनों सही हैं। क्या पेपर में दोनों एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। तो देखिए, मैं पूरी परिभाषा को कॉपी कर देता हूं, पूरी परिभाषा को मैं कॉपी कर लेता हूं, और बस मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कुछ चेंजेस कर दूंगा। मैं कहूंगा कि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु का ताप, इसको कह देंगे हम किलोग्राम, और इसको कह देंगे केल्विन। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 1 केल्विन, और ये ग्राम में। आप कहोगे किसी 1 किलोग्राम की वस्तु का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और यहां से इसका मात्रक क्या लिख दूंगा मैं इसकी बस यूनिट चेंज करूंगा। अच्छा, यहाँ है 1 केल्विन और 1 किलोग्राम, और मैं यूनिट क्या लिख दूंगा, मैं यूनिट लिख दूंगा यहां से जूल पर केजी केल्विन, बस खत्म। दोनों में से कोई एक यूनिट आपसे पूछी जाती है। भाई मैं कहूंगा कि तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा ये। मैं खुद बड़ा कंफ्यूज रहता था जब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी, तो मुझे खुद नहीं पता चलता था कि कहाँ कैलोरी लेना है, कहाँ जूल लेना है। किताबों में कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में, लेकिन आशा करता हूँ कि तुम अब इसको बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि ये दोनों अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक, चलो। जशवंत पाल, आप जैसे टीचर शायद इस दुनिया में नहीं मिलेंगे, फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। भाई बहुत सारा आभार। मैं बस कोशिश करता हूँ चीज़ों को थोड़ी सी आपके लिए आसान बना दूँ। टीचर मेरे हिसाब से और भी अच्छे होंगे, मुझसे भी बेहतर पढ़ाने वाले होंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा इसलिए मानता हूँ कि मुझे लगता है शायद मैं आपके हिसाब से चीज़ों को आसान कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे। रिवीजन करने का मूड नहीं बनता, कोई बात नहीं तो अंकित, क्यों मूड बनाओ भाई। जिन चीज़ों को करने का मूड बनता है उन्हें करो यार, फिर क्या जरूरत है रिवीजन करने की, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके लिए मूड कहे वो करो। तुम्हारा रिवीजन करने का मूड नहीं बनेगा, और एग्जामिनर का तुम्हें नंबर देने का मूड नहीं बनेगा, पीडीएफ में तुम्हारा रोल नंबर आने का मूड नहीं बनेगा, सरकारी नौकरी का तुम्हें लेने का मूड नहीं बनेगा। जैसा हम करेंगे वैसे ही तो होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आशा करूँगा कि आप सभी मेरी बात को बढ़िया से समझ गए होंगे कि क्या होते हैं ऊष्मा के प्रकार, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ हीट। तो ये एक तरह की ऊष्मा है, बस विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो, इसको और हम थोड़ा सा गहराई में लेके चलें तो आप ये समझो कि क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो 1 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या हर एक वस्तु का ताप, क्या उतनी ही ऊर्जा मुझे देनी पड़ेगी, या ऊष्मा मुझे देनी पड़ेगी, उतनी हीट देनी पड़ेगी? क्या पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो मुझे, या स्टील का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, या दूध का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो क्या मुझे उतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? तुम कहोगे नहीं। ये हर एक वस्तु का अलग गुण है। भाई किसी को झिकाने के लिए, तुम्हें पेट भर झिकाने के लिए किसी को 2 पूरियों की आवश्यकता है, किसी को 4 की, किसी को 6 की है। तो हर एक को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा अलग अलग है। तो तुम पता है, इसको दूसरे वे में ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग में इसको ऐसे समझते हैं कि कोई वस्तु केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होकर कितनी ज्यादा हीट अपने अंदर इकट्ठी कर लेगी। अगर मुझे कहीं चाहिए, सोचो, अगर मुझे कहीं ऐसी जगह चाहिए जहां से मैं चाहूंगा किसी वस्तु को भेजूं कि भाई तू इसमें से बहुत सारी गर्मी ले आ, और बस थोड़ी सी गर्म हुई है, थोड़ी सी, तो आप क्या चाहोगे कि भाई इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कुछ कुछ प्रैक्टिकल यूज समझ में आ रहा है। इसलिए विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है पता है? सबसे ज्यादा होती है पानी की, लिक्विड्स में, जो आराम से चीजें मिल जाएं, आसानी से चीजें मिल जाएं, उसमें जो सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है वो होती है पानी की। और तुम देखो, पानी का कितना इस्तेमाल करते हो तुम ठंडा करने के लिए। भाई इंजन, गांव में इंजन है, उसको तुम पानी डालते हो, एक साइड से ठंडा डालोगे, दूसरी साइड से गर्म निकलेगा, निकलता है। सभी ने किया होगा, हमने तो खूब किया है। तो पानी क्यों डाला जाता है? क्योंकि पानी थोड़ा सा गर्म होकर अपने साथ बहुत सारी हीट ले आता है। अगर तुम दूध डालते ना, तो दूध तो भाई साहब अंदर ही जल के भाप बन जाएगा, कहाँ से लाओगे इतना दूध? हालांकि और भी चीजें हैं जो ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा रखती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, बहुत हैवी विशिष्ट ऊष्मा है, लेकिन वो महंगी बहुत पड़ेगी भाई। भैंसों का चारा काटने के लिए तुम नाइट्रोजन थोड़ी खरीद के लाओगे,
पता चला 1 किलो नाइट्रोजन लाई आई 1 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की, और वो तो भाई 4 बार में, मान लो 20 बार में भी खत्म हुई, ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन हम क्यों खर्च करेंगे इतना। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि विशिष्ट ऊष्मा आखिर क्या होती है। अगर हाँ, तो बस आप जल की विशिष्ट ऊष्मा याद रखना, बाकी दुनिया की किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा मत याद रखना। तो नोट डाल के लिखेंगे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि आप कहोगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ये होती है आपकी, दरअसल कैलोरी और जूल की परिभाषा ही इससे दी जाती है। तो ये होती है आपकी लगभग 4200 जूल पर केजी केल्विन, यानी कि 1 किलो पानी का टेम्परेचर अगर मान लो उसमें गर्म चीज में तुमने डाला और उसका 1 केल्विन बढ़ा, तो वो अपने साथ 4200 जूल ऊष्मा को छुटा के ले आएगा। किसी वस्तु, गर्म वस्तु में से 4200 जूल ऊष्मा ले आएगा, जब जाके बस 1 केल्विन गर्म हो पाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सर। मॉक टेस्ट देने पे जितना भी पढ़ा है उसमें से सब आ रहा है अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो यार कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। ठीक है भाई रितेश, मैं एक बार देख लेता हूँ क्लास के बाद और आपको बताऊंगा। तो इसको नोट कर लो, जल की विशिष्ट ऊष्मा, थम्स अप कर देना। तब तक एक भैया का डाउट था टेलीग्राम ग्रुप में कि सर सदिश और अदिश को प्लस माइनस कैसे लेते हैं। देखो मैं तो मानता हूँ कि अगर आप ध्यान से बातों को सुन लो ना पहला तो शायद कोई डाउट ना बचे, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को पहली बार समझा रहा होता हूँ ना, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, शून्य से। दोबारा में भाई उतना समय नहीं दिया जा सकता उस चीज़ को, तो पहली बार में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। और तुम देखना मेरी पहली क्लास को उठा के कि जितना मैंने उसमें समझाया है उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं समझा सकता। सुन लो तो भाई, देखो कोई भी अदिश राशि रहे, कोई भी स्केलर क्वांटिटी रहे उसको लो प्लस, कोई भी सदिश रहे उसको लो माइनस। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। जैसे मान लो तुमसे पूछे कि वेग एक कैसी राशि है, वेग, तो तुम्हें पता है वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, सदिश को क्या लो माइनस। समय कैसी राशि है, अदिश, इसको लो प्लस। प्लस माइनस की गुणा करो भाग करो माइनस ही आएगा, यानी वेग के लिए उत्तर आया माइनस। और तुम माइनस किन को लेते हो, सदिश को लेते हो। तो वेग एक कैसी राशि आ गई, सदिश आ गई। तो सदिश सदिश निकालने के लिए इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलिए आगे चलते हैं। एक तरह की ऊष्मा हो गई विशिष्ट ऊष्मा। अब 2 ऊष्माएं और पढ़नी है हमें, उसके लिए तुम एग्जाम्पल देखो। अब देखिए मान के चलो मेरे पास एक वस्तु है, एक ठोस वस्तु है, ठीक। अब ठोस के अणु क्या होते हैं, बड़े नजदीक नजदीक होते हैं। और यार ठोस में ना तुम लेने को तो कुछ भी ले लो, लेकिन मैं इसको बर्फ मान लूंगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दो यार, मॉलिक्यूल को ज़्यादा बनाने पड़ेंगे नहीं तो। चलो 2-4 में काम हो जाएगा। चलो भाई 2-2 में ही काम चला लेते हैं यार। ओ भाई इधर, ये आओ, 1 सेकंड दो भैया ना। अब सही है। अब देखिए ये मान लो मेरे पास कोई ठोस है, ये मेरे पास कोई ठोस है, ये मेरे पास कोई सॉलिड है। और सॉलिड में एग्जांपल ले लो, मान लो बर्फ है, तो मैं बर्फ ज़्यादा समझ में आती है, बढ़िया। या चलो लोहा लो तुम, ठीक है, ये तुम लो लोहा, ना तो तुम कंफ्यूज होते हो। लोहा ले लो, आयरन ले लो। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको गर्मी दूं, हीट दूं, और इसको कब तक हीट देता रहूं मैं, जब तक कि ये पिघलना शुरू ना हो जाए। बिल्कुल लोहा पिघल जाता है, उच्च तापमान पर लोहा भी पिघल जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट देनी शुरू करी। अब हीट देने से क्या होगा, अब ना गहराई में पढ़ने का ये फायदा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऊष्मा दोगे तो उसके साथ क्या होगा। ऊष्मा देने से होगा क्या, तो ऊष्मा देने से ये होगा कि देखो पहले ये समझो कि ठोस द्रव और गैस के अणुओं के बीच क्या अंतर होता है। शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ठोस के अणु हैं वो नजदीक नजदीक होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक बहुत अच्छा खासा बल लगा हुआ होता है, बहुत ज्यादा बल लगा हुआ होता है। तो इस बल के कारण ना तो ये अणु इसको जाने देता, ना ये अणु इसको जाने देता। तो इसके अणु बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अणु जब बहुत ज्यादा नजदीक है, हर एक अणु के बीच में लगा हुआ है फोर्स, यानी कि एक बल। ऐसे यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। इसे मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, हालांकि इसको हमें नहीं समझना है यहाँ पे, है ना।
अब जब तुम इसको ऊष्मा देना शुरू करोगे, जब तुम इसको हीट देना शुरू करोगे, ऊष्मा देना शुरू करोगे, तो मैं देखता रहूँगा। मतलब मेरे पास मान लो है तरीका देखने का, कोई भी होता नहीं है वैसे, मान लो है कि मैं अणुओं की गति को देख पा रहा हूँ कि अणुओं में क्या चल रहा है। तो अणु एकदम एकदम से ये जो बंधे हुए अणु हैं ये हिलने लगेंगे, और ऊष्मा दोगे हिलने लगेंगे। अब खुद सोचो, जब ये बहुत मतलब मैं इतनी ऊष्मा दे दूं इन्हें कि भाई इनके बीच में जो बल है एक समय के बाद वो टूट जाए, बिल्कुल ऐसा संभव है। तो बस मैं उतनी ऊष्मा दूंगा कि इनके बीच के अणुओं का बल क्या हो जाए, टूट जाए, और वहीं ऊष्मा देनी बंद कर दूंगा। तो क्या स्थिति रहेगी? आप कहोगे भैया स्थिति ये रहेगी कि इसके अणु अब टूट चुके हैं, यानी कि इसके अणुओं के बीच में कोई बल नहीं है। ये तो मानोगे तुम कि इसके अणुओं के बीच में अब कोई भी फोर्स नहीं है। इस फोर्स को हटा देता हूं मैंने, और हाँ मैंने बस उतनी ऊष्मा दी है कि इसके अणुओं के बीच में कोई फोर्स ना रहे। अरे यार ये तो ले ही नहीं रहा, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अब इसके अणु क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अरे अणु ही नहीं दूर हो रहे, ये देखो इसके अणु ऐसे थोड़े थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, है ना। कोई भी चीज गर्मी पाकर फैलती है हमेशा। फैलने का मतलब यही होता है कि उसके अणु अब उससे दूर दूर होने लगे और उनको चाहिए ज्यादा जगह, इस प्रकार से। ठीक है। अब बताओ, अगर अणु दूर हो गए, अगर अणु दूर हो गए तो ये आपको किस अवस्था में दिखेगी? भाई अणुओं के दूर होने का मतलब वो लिक्विड बन चुकी है, वो द्रव बन चुकी है। तो अब ये ठोस की जगह क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, लिक्विड। लेकिन एक बात मुझे आप बताओ कि जो मैंने ऊष्मा दी है, जो मैंने हीट दी है, उसने क्या किया है इसमें जाके? देखो हीट का काम होता है कि वो किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाए। लेकिन क्या इस हीट ने कोई तापमान बढ़ाया है? क्या कोई टेम्परेचर बढ़ाया है? अरे भाई जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ाती हमने हीट देना बंद कर दिया। तो कोई भी ऐसी ऊष्मा जो केवल क्या कर रही है, अवस्था का परिवर्तन, भाई ठोस से द्रव बना रही है बस, ये इसका तापमान नहीं बढ़ा रही है, तो ऐसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्योंकि ऊष्मा सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार ये तो ना तापमान बढ़ाएगी। लेकिन भैया ये कैसी ऊष्मा है यार? तुम कहोगे क्या ऊष्मा बनेगी रे तू भाई तापमान ही नहीं बढ़ा रही, तो तुम वो गुप्त रूप से काम कर रही है। तो ऐसी ऊष्मा का नाम हम क्या दे देते हैं, गुप्त ऊष्मा। आशा करूंगा पहले बहुत रटा होगा, लेकिन आज अच्छे से समझ गए होंगे। और तुमसे कोई पूछेगा दो बातें कि बताइए गुप्त ऊष्मा क्या करती है, तुमसे पूछेगा अवस्था परिवर्तन करती है, यानी कि फेज चेंज करती है। अवस्था का मतलब ये ठोस द्रव, या वो ताप बढ़ाती है, या वो तापमान बढ़ाती है, यानी कि रेज द टेम्परेचर, ऐसे लिख दो, रेज द टेम्परेचर। तो तुम कहोगे भाई साहब ये तो हीट ही नहीं है, ये तो यार बेकार की चीज दे दी आपने हमें। ये केवल अवस्था परिवर्तन कर रही है, कोई भी तापमान नहीं बढ़ा रही है। यहां तक समझ में आया? अब तुमने कहा चलो ठीक है, अगर तुम इसको और आगे हीट देने लगो तो मैं कहूंगा भाई अब इसके मॉलिक्यूल इतनी दूर हैं, ज्यादा हीट दोगे तो थोड़े ज्यादा दूर हो जाएंगे, भाई जितनी तेज गति करेंगे उतने दूर होते चले जाएंगे। तो अब यही होगा, इसके मॉलिक्यूल और दूर हो जाएंगे। दोबारा बनाता हूं, फिर इसमें दिक्कत आती है। मान लो अब इसका ये फैल जाएगी ना, तभी तो कहते हैं हम कि चीजें दूर दूर हो जाती हैं। भाई ठंडा लोहा इतना सा होगा, गर्म होगा इतना बड़ा हो जाता है, यही कारण होता है। आशा करूंगा बिल्कुल गहराई में जा पा रहे होंगे आप। मान लो एक अणु यहाँ आ गया, अब तो एक खुली जिंदगी जिएंगे। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से भी फैल जाएगी थोड़ी सी, और एक अणु यहाँ आ गया, एक अणु यहाँ आ गया, खूब दूर दूर रहेंगे। फिर से वही है कि लिक्विड बनती रहेगी। मान लो मैंने टेम्परेचर इसका थोड़ा सा बढ़ाया, इतना कि ये द्रव से गैस ना बने, बस, है ना। मैंने खुद से इतना टेम्परेचर बढ़ाया, बस मैंने खुद से इसे इतनी ऊष्मा दी कि ये लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं वो उसके लिए लेता हूँ लोहे के लिए, तो लोहा लगभग 716 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। मान लो मैंने 10 और बढ़ा दिया, या मान लो मैंने 100 और बढ़ा दिया, 816 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन भाई साहब रहेगा ये फिर भी द्रव ही रहेगा, फिर भी ये लिक्विड ही। भाप बनेगा ये पता है कितने पे जाके, 1410 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इस वाली ऊष्मा ने क्या किया, जो आपने ये ऊष्मा दी है, इस वाली ऊष्मा ने क्या किया? क्या इसने अवस्था परिवर्तन की या तापमान बढ़ाया? तुम कहोगे साहब अवस्था तो वही की वही है,
लेकिन तापमान जरूर बढ़ा दिया। अवस्था परिवर्तित की नहीं, तापमान बढ़ाया हाँ। तो ऐसी हीट को, ऐसी ऊष्मा को तुम बोलते हो संवेदनशील ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीट। देखो समय तो थोड़ा सा लगता है, बढ़िया चीज को पढ़ने में समय तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन मेरे शेरों समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाता है। और एक चीज क्लियर हो गई ना तो उसके साथ 10 चीज अपने आप क्लियर हो जाती हैं। सवाल केवल इतना सा आएगा, लेकिन आप आशा कर रहा हूं जिंदगी में नहीं भूलोगे, तुम अपने छोटे भाई बहन तक को पढ़ा दोगे। अब देखो तुम थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो समस्याएं हो जाएंगी कि अणुओं का रंग भी चेंज होगा क्या, ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे। मुझ पर थोड़ा भरोसा रख के ना इस स्लाइड से संबंधित सवाल पूछो। मैं आपकी उत्सुकता की कदर करता हूँ कि विज्ञान पढ़ रहे हो तो ढेरों सवाल आएंगे, लेकिन हमारे साथ समय की समस्या है, आपके स्तर की समस्या है, तो ये गैस अवस्था में चला जाएगा। अब यहाँ से आगे तुम तापमान बढ़ाओगे भाई, अगर मैं कह रहा हूँ गैस अवस्था में ये लगभग 1410 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, तो तुम 1410 पे ले जाओगे तब जाके गैस पे जाएगा ना। लेकिन मैं तो तुम्हें इतनी हीट, मैं इसको इतनी हीट दे रहा हूँ कि ये गैस अवस्था में ना जाए, बस इसका टेम्परेचर बढ़ता रहे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 274 केल्विन होता है। यार तुम लोग ना, भैया मेरे शेर, मेरे लाल, मेरे जवान, मुझे पता थी कि तुम ये कहोगे कहोगे, इसलिए मैंने ये वैल्यू अपनी तरफ से मानी है सबके सब। मैंने कहा था तुम कुछ भी मान लो, मुझे पता है तुम कहोगे 12 कहाँ से आया, 285 कहाँ से आया, तुम कुछ भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस 1 केल्विन ताप बढ़ाना है, ठीक है। काम की चीज को समझने की बजाय परेशान होके ही कमेंट करते हो, उसको बाद में भी पूछ सकते थे भाई। चलो सभी को समझ में आ गया, आपसे पढ़ने के बाद रिवीजन की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर आप बेसिक इंजीनियरिंग भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल भाई, लेकिन उसे पढ़ाएंगे हम CBD 2 के बाद, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना, उसमें बहुत सारा समय भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, तो जिनका CBD 2 क्वालिफाई हो जाएगा वो केवल उन्हीं के काम की चीज़ है। तापमान बढ़ेगा तो लिक्विड होगा, वेरी गुड तनु मौर्य, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो आप सब लोग भी खैर बहुत मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ते हो। मैं कल भी आपके बारे में बोल रहा था कि यार वो बच्चे ना ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे, एक दिन मैंने ऐसे अचानक पूछ लिया था, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि जो नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ये यार बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये भर्ती डिप्लोमा से है, तो कहीं ना कोई पहले सेट होगा ही होगा, ALP वाले तो ये हो गई आपकी गुप्त ऊष्मा और संवेदनशील ऊष्मा। इनमें तुम नंबर भी कर डाल सकते हो। पहली पढ़ी थी विशिष्ट ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्मा है, और ये संवेदनशील ऊष्मा है। एक बार बताएंगे, समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गई आपके पास सारी तरह की ऊष्माएं। अब देखो एक बहुत शानदार सा टॉपिक आता है, हम चूंकि अवस्था के परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिए आप, अवस्था परिवर्तन। ऊष्मा की एक गहरी समझ अब तक आप में बन चुकी होगी, मैं उम्मीद करूंगा। अब हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें से पहले पढ़ी होती हैं। तो देखेंगे अवस्था परिवर्तन क्या रहता है, फेज चेंज क्या रहती है। हर लोग, हर इंसान बदलते हैं, है ना, ये तो वस्तु है, हर एक वस्तु तो बदलनी बदलनी है। तो ये है, मान के चलिए आपके पास एक सॉलिड, एक ठोस, कुछ भी इमेजिन करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपके साथ एक सॉलिड, और मैंने इस सॉलिड को गर्म करना शुरू किया। मैंने इस सॉलिड को गर्म करना शुरू किया, और मैंने इसको इतना गर्म किया कि भाई बस तुम क्या बन जाना, लिक्विड बन जाना। मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, और इतना गर्म करना शुरू किया, भाई बस तुम क्या बन जाना, तुम लिक्विड बन जाना। ठीक, तुम क्या बन जाना, द्रव बन जाना, लिक्विड बन जाना। अब चलो मैं लोहे का ही एग्जांपल लेता हूँ। मान लो लोहा तुम्हारे पास यहाँ, लोहा ना
50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तब भी ठोस ही रहेगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ लोहा है, तुमने इसको गर्म किया, तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 10, ये 60 हो गया, फिर तुमने 100 कर दिया, 200 कर दिया, 300 कर दिया, 400 कर दिया, 500 कर दिया, 600 कर दिया, 700 कर दिया, 715 कर दिया, 715। तो 715 पे आके लोहा तुमसे ये कहेगा, ये नया टॉपिक है हाँ, 715 पे आके लोहा तुमसे ये कहेगा कि भैया सुनो, अब तक हमने बहुत झेला है, हम खूब ठोस में बने रहे, सॉलिड में बने रहे, लेकिन इससे आगे तुमने एक भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की तो हम तुरंत ही द्रव में बदल जाएंगे, हम तुरंत ही द्रव में बदल जाएंगे। तो ये क्या है, तुम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो बार 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 बार, जो काम बार बार करके होता है ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। और जो ये है, ये क्या है, ये इस प्रक्रिया के बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या होता है, कोई एक, और प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी हो। जैसे अगर तुम कहो कि यार पूरी फिजिक्स को पढ़ना, बताओ एक पॉइंट है या एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है या पॉइंट है? भाई फिजिक्स पढ़ना कोई ऐसा तो है नहीं कि मान लो अभी 10:11 हो रहे, मान लो 8:44 हो रहे हैं, मैं तुम्हें समझाऊं 8:44, 8:45 पे समझ में आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट पे कभी नहीं समझ सकते हो। तुम कहोगे यार कम से कम 2 महीने लगेंगे, हर दिन 1 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, ये पॉइंट से मिलकर बन रही है, तो ये एक प्रक्रिया है, तो ये पूरी एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस द्रव में बदल जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस द्रव में बदल जाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग, यानी कि गलन। ये गल रही है, ठीक है। तो गलन एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी। अच्छा, तुम आगे इसको और हीट देनी शुरू करो कि चलो ठीक है भाई, जब ये लिक्विड में बदल गया तो मैंने इसको और हीट दी, अब क्या बनेगी, अब ये भाप बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा देखो, एक चीज तो होती है गैस, एक चीज होती है भाप, दोनों में क्या अंतर है? तो गैस होती है किसी भी वस्तु की, किसी भी लिक्विड को तुम जब इतना गर्म कर दो कि वो उड़ने लगे तो हम कहते हैं वो गैसियस स्टेट में आ गई। गैस एक अवस्था है, ये सारी अवस्थाएं हैं, गैस एक अवस्था है, ठीक है। और पानी अगर गैस की अवस्था में आ जाए तो केवल उसको भाप कहोगे, तुम उसको वेपर कहोगे, ठीक है। बाकी किसी को वेपर नहीं कहते हैं। जैसे लोहे जब गैसियस फॉर्म में आ जाएगा तो उसको भाप नहीं कहोगे, वेपर नहीं कहोगे। भाप का मतलब होता है जब पानी गैसियस फॉर्म में आया है। बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि ये वेपर है, ठीक। तो देखिए अब तुम क्या कहोगे इसको, तुम कहोगे इसको, ये भी एक पूरी प्रक्रिया होगी, तो इसको बोलते हो तुम बॉइलिंग। क्या बोलते हो? बॉइलिंग। और इंग्लिश में बोलते हो इसको, इंग्लिश में तो बॉइलिंग हो गया, हिंदी में बोलते हो क्वथन, हिंदी में क्वथन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। बॉइलिंग को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। लेकिन समझो, वेपराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर पानी इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में जा रहा है तो ये वेपराइजेशन हो जाएगा। पानी के लिए केवल वेपराइजेशन है, बाकी हर चीज के लिए बॉइलिंग है, ठीक है। यानी कि वाष्पीकरण जो तुम बोलते हो, वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण केवल पानी के लिए है। अच्छा जी, अब ये बन गई गैस। अब देखो, जब तुमने देखा हो पानी गर्म करते हो या चाय बनाते हो, पानी गर्म करोगे या चाय बनाओगे तो पानी जो तस्तरी रखी होती है किसी बर्तन के ऊपर, उस पर पानी की ना छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब चाय बर्तन में तुमने बनाई तो उसमें से जो पानी है वो बन गया भाप, गैस की स्टेट में पहुंच गया, इतना खौल गया, गर्म हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पानी भाप बन जाएगा। अब वो पानी गर्म होके जा रहा है और जाके टकराया तस्तरी से। तस्तरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं है, क्योंकि आग तस्तरी में थोड़ी लग रही है, आग तो पानी में लग रही है। तो तस्तरी थोड़ी ठंडी है, पानी क्या करेगा, अपनी हीट उसको देगा, खुद ठंडा हो जाएगा। अब भाई पानी जब गर्म होने पे लिक्विड से गैस बना, द्रव से गैस बना, तो ठंडा होने पे क्या बनेगा, गैस से लिक्विड बनेगा, इसलिए वो द्रव बन जाता है। तो किसी भी चीज को अगर तुम ठंडा करोगे तो वो वापस से किस स्टेट में आ जाएगी, द्रव में आ जाएगी। और इस प्रक्रिया को तुम क्या बोलते हो, इस प्रक्रिया को बोलते हो तुम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन। इस प्रक्रिया को तुम बोलोगे संघनन। इसका उल्टा, अगर तुम किसी द्रव को ठंडा करोगे ठोस बन जाएगा। भाई पानी को फ्रिज में रखो, क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाता है। तो इसको बोलते हो तुम फ्रीजिंग,
यानी कि हिमयन। अब सवाल कैसे आता है? सवाल आएगा कि क्वथन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे बॉइलिंग होता है लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया, प्रोसेस कहोगे तुम इसको, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि ये हमने क्या पढ़ी है, ये पढ़ी है हमने प्रोसेस, ये पढ़ी है हमने प्रोसेस, प्रक्रिया। अब भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम गलन पढ़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में गलनांक ना आए, तुम कथन पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में कथनांक ना आए, तुम हिमयान पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में हिमांक ना आए। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये तो नहीं होता खैर, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब तुम्हारे दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। चलो समझ लेते हैं, ये प्रक्रिया है। अगर तुमसे पूछे कि बताओ गलनांक क्या होता है, गलनांक, तो मैं कहूंगा पहले इस शब्द को समझो, इस शब्द का संधि विच्छेद करो तो ये हो जाएगा गलन का अंक, है ना, मेल्टिंग का पॉइंट, इंग्लिश में तो ऑलरेडी संधि विच्छेद है, मेल्टिंग का पॉइंट। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि ये कोई प्रक्रिया तो नहीं है, ये एक पॉइंट है, ये एक अंक है। कौन सा अंक है? ये तापमान के संदर्भ में वो अंक है जिस पर कोई वस्तु बस गल जाती है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ कितने पॉइंट थे? मैंने आपको बताया था भाई बहुत सारे पॉइंट है, तुम जितने बनाओ। कोई कहेगा मैं तो एक एक बिंदु लूंगा, तुम 50 से लेके 715 तक जाओ भैया, कितने पॉइंट हो जाएंगे? कोई कहेगा नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा 50.1, 50.2, और ज्यादा हो जाएंगे। कोई कहेगा नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा 50.10, 50.11, 50.12, भाई फिर तो और ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में आके एक तो पॉइंट तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जब ये तुमसे कह रहा होगा कि इस अंक पे मैं अब क्या बन जाऊंगा, मैं भैया अपनी अवस्था परिवर्तित करके द्रव बन जाऊंगा। ये अंक कहलाता है गलनांक। तो गलनांक क्या होता है कि वो तापमान जिस पर कोई भी वस्तु ठोस से द्रव में आ जाती है, बस वो अंक, वो एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। मैंने कहा था पढ़ना एक प्रक्रिया है, लेकिन भाई ये क्या है, गलना तो मतलब जब वो जस्ट गल जाए, ये पूरी एक प्रक्रिया है, गलना एक प्रक्रिया है, लेकिन लास्ट का जो पॉइंट है उसको तुम कहोगे गलनांक। आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। और आप इसे लिखेंगे कि वह तापमान वह तापमान वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाती है, ठीक है, ठोस से द्रव में बदल जाती है। आप कहोगे द टेम्परेचर, इंग्लिश में एक बार बताएंगे, समझ आया? एट विच बॉडी चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब शायद मुझे हर एक को अलग अलग डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं किस टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में हो जाएगा, भाई तुम्हें नहीं याद रखना। ऐसे तो दुनिया की सारी कितनी वस्तुएं हैं, देखो मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारी उत्सुकताओं की कद्र करता हूं, लेकिन इस स्लाइड से बाहर सवाल मत पूछो, क्योंकि ना वो तुम्हारे स्कोप में है, और मैं समझाऊं भी तो भाई उतना मुझे भी नहीं आएगा। भाई मुझे कैसे पता होगा हर चीज़ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में बदलेगी? भाई मोटा मोटी पानी का पता है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है, मटेरियल साइंस पढ़ी, मुझे लोहे का पता है, उनकी ज़रूरी है। और तुम्हारे लिए तो लोहा भी ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए बस पानी। दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं मैं सबका क्यों याद रखूंगा, ठीक है। तो अगर अब तुमसे कोई पूछे कि आगे बताओ क्वथनांक क्या होता है, तो तुम शायद अब जवाब देने लायक हो बगैर परिभाषा की। यस या नो एक बार बताइए। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वथन का अंक यानी कि बॉइलिंग का पॉइंट, और ये केवल एक बिंदु होगा। आगे ऐसे ही अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका नहीं पूछता, इसका हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट होते हैं। आप सभी बच्चों के बहुत सारे प्यार भरे कमेंट होते हैं, ये मुझे थोड़ी सी और ऊर्जा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बार नोट करेंगे और नोट हो जाएगा तो कृपया मुझे बताएंगे।
फिर इसमें छोटा सा एक नोट लिखवा के और आपको फ्री करें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको फिनिश करते हैं और एक नोट डाल के लिखेंगे आप। एक बहुत खास बात होती है, ये सारी प्रोसेस तो ठीक है आपको समझ आती है। देखिए दुनिया की हर वस्तु लगभग इसी प्रोसेस के साथ चलेगी कि वो पहले सॉलिड में होगी, फिर गर्म करोगे लिक्विड आएगा, फिर गैस आएगा, दुनिया की हर वस्तु। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे कि आप कपूर लो, आप लोग कैम्फर, कैम्फर होता है आपका कपूर। और कपूर को क्या करो, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पूजा के काम आता है, ठोस फॉर्म में ये होता है। इसको आप गर्म करना शुरू करो और जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये ना कभी लिक्विड नहीं बनता, कभी लिक्विड में आएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ये सॉलिड टू डायरेक्टली गैस बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्व पातन, यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये देखो सारी प्रोसेस में, पीछे की सारी प्रोसेसों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन तुम्हें ये जितनी जल्दी समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि तुमने पिछली प्रोसेसों को अच्छे से समझ लिया था। और इसका कोई अंक नहीं होता, ऐसा नहीं होगा ऊर्ध्व पतांक होगा, नहीं, खामखा की बात नहीं, केवल एक प्रक्रिया पूछी जाएगी। और कौन ऐसा करती हैं? तो हालांकि देखो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, आप सभी ने वॉशरूम में पड़ी देखी होंगी, मॉल वगैरह में, वो खुशबू के लिए होती है नेफ्थलीन बॉल। वो कभी लिक्विड में नहीं होके बहती हैं, ऐसा नहीं है कि जब उन पर यूरिन डलेगा तो वो लिक्विड में बह जाएंगी, नहीं, वो बस गैस बनती हैं और उड़ती रहती हैं और उनसे स्मेल आती है, खुशबू आती रहती है। तो नेफ्थलीन की बॉल्स जो होती हैं, या नेफ्थलीन कहिए आप तो बस सीधा नेफ्थलीन। साथ ही आजकल आप एक शादियों में चलने वाला आडंबर देख रहे होंगे, मैं तो उसे आडंबर ही कहूँगा, फालतू का पैसा वेस्ट है लोगों का। एक ना लोग क्या करते हैं, जैसे इंद्र के दरबार में अप्सराएं नाचा करती थी ना, तो आपने देखा होगा धुआं धुआं सा उड़ता रहता था। वैसे आजकल शादी की स्टेजों पे भी होता है। वो क्या होता है, देखो उसमें कुछ नहीं है, आप क्या लो, बर्फ लो और बर्फ के अंदर से ना पानी निकाल लो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। बर्फ के अंदर से पानी निकाल लो। अब जब तुम बर्फ को बाहर लेके आओगे कमरे के तापमान पे, जो कि बर्फ के तापमान से ज्यादा है, तो जैसे उसे खोलोगे फ्रीजर में से, जैसे ही खोलोगे, अब गर्म होने पे वो पानी बननी चाहिए थी, उसमें पानी है ही नहीं, तो वो सीधी क्या बन जाएगी, भाप बन जाती है। ठीक है, ऐसा संभव है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन कौन सी वस्तु इनमें से दिखाती है, तो आप कहोगे भैया शुष्क बर्फ ऐसा दिखाती है, ड्राई आइस। हालांकि अगर ये पॉसिबल है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। वो किसी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं गया, वो इंजीनियरिंग के स्तर की चीज है, फिर भी लिख लो। इसके उल्टे को हम कहते हैं उन्मूलन, यानी कि एब्लीमेशन। ये बुक्स में भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, ये इंजीनियरिंग स्तर की चीज है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे अलविदा। आशा करूंगा कि आपको बहुत बढ़िया, बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मतलब गहराई में पढ़ने का फ़ायदा आप सभी का मेरा ये है कि आपको आगे चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। ऊष्मा का एक कॉन्सेप्ट बन गया, भाई पूरे चैप्टर में ऊष्मा ऊष्मा चलेगी, अगर ऊष्मा समझ में नहीं आएगी तो सब रटना पड़ेगा। ऊष्मा समझ ली, थोड़ी सी मेहनत लगी, तुम्हारी भी मेरी भी, लेकिन आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।